1890 के दशक तक बहुत सारे लोग अंग्रेज के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और परिस्थितियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरपतियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसमें बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासन की सुविधा का मतलब क्या था, जिससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। तो सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यही कि बंगाल राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, बंगाली जनता को बांट दिया। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्ग और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते जोड़े गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गूंज सुनाई दी। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं और व्यक्तियों के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन किया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग ली। तो परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा भी चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की जनता के विरुद्ध था। इस लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठित टूटने को कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 ये दोनों में एक बार फिर एकता हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते 1916 लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जन राष्ट्रवाद का विरोध 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस संघर्ष आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को समर्थन देने लगे थे।
पहले विश्व युद्ध ने भारत आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। पहले विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों के बीच में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, कट आदि की मांग बढ़ी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी लाती थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किए। एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्ति एशिया और अफ्रीका के लोगों को किस तरह शोषण करती है। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। 1917 में रूस की क्रांति, हुई। इस घटना के प्रति किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी अगर इन्हीं हालातों में महात्मा गांधी एक राजा नेता के रूप में आए। महात्मा गांधी 40 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वे वहाँ नक्सलभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी, लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय, व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा के दौरान भी यहाँ के लोगों उनकी जरूरतों और हालत को समझने लगे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुए। 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।